नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इंडिया गठबंधन ने आज आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की है। ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद लिया गया। रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना तय हुआ है। वैसे एनडीए ने भी दक्षिण भारत से ही उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को उतारा है। वो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के जिन तमाम नेताओं को जिस अंदाज में धन्यवाद दिया, उसकी सोमवार को भी काफी चर्चा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, कि बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील जजों में से एक हैं। उनका लंबा और शानदार कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनकी सेवाएं शामिल हैं। खड़गे ने आगे कहा कि रेड्डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए लगातार और साहसी समर्थक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुदर्शन रेड्डी को प्रोजेक्ट करके क्या इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, इन टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक, और जुडिशरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ये जो पूरा चुनाव है वोट चोरी के आरोपों के बीच में हो रहा है, तो ऐसे चुनाव का क्या मतलब है। धनखड़ साहब कहाँ हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं कि अब तो कैंडिडेट्स घोषित हो गए हैं, धनखड़ साहब का पता नहीं है। अब बी सुदर्शन रेड्डी को अगर इंडिया अलायंस प्रोजेक्ट कर रहा है तो इस पर, जुडिशरी पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कोई एक लार्जर मैसेज है। और वोट चोरी के जो एलिगेशंस ऑलरेडी लग रहे हैं वीपी के चुनाव में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, इस चोरी का कितना स्कोप है, क्या चुनाव आयोग उसी तरीके की चोरी करेगा। आज इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बी सुदर्शन रेड्डी का आज जो कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है वोट चोरी के आरोपों के बीच में, इसके क्या मायने हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, और अगर इस तरीके से एक रिटायर्ड जज को, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और अगर उनका नाम फील्ड किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो इसमें क्या बड़ी मैसेजिंग आप देखते हैं। जी नीलू जी, ये सिर्फ मैसेजिंग का ही इलेक्शन है और बहुत सारे लोग इसमें वोट बाय कॉन्शियंस या आत्मा की आवाज पे वोट देने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 66 के हिसाब से, संविधान के आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 के हिसाब से सीक्रेट बैलेट होता है और इसमें लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड भी और जो इलेक्टेड हैं वो सब मिला के इसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एक वोट की कीमत बराबर होती है सबके, उसके हिसाब से ये सीक्रेट बैलेट होता है। तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद, आस लगाना स्वाभाविक है कि ये इलेक्शन में शायद कुछ चमत्कार भी हो सकता है। मगर ये चमत्कार अंतरात्मा की आवाज या आरएसएस और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगी। पहली तो एक ही बड़ा विषय ये है। दूसरा विषय ये है, एक जो उम्मीद की किरण जागती है वो इसलिए भी जागती है कि ये मतपत्र द्वारा चुनाव होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, तो ये भी उम्मीद की किरण जागती है। लेकिन अब जो चीजें इसमें हैं, ये चुनाव कराता कौन है? ये कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। पता नहीं वो गुप्ता वो क्यों नाम के आगे नहीं लगाते और आजकल सभी लोग उनको गुप्ता गुप्ता कह के बुला रहे हैं। हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम तो समझते हैं, हम क्यों कहते हैं क्या जो कास्ट वाला सरनेम होता है हम एक डिस्टिंक्शन रखने के लिए कहते हैं, कौन मनुवादी मानसिकता का है कौन नहीं है। लेकिन ये अभी सभी लोग गुप्ता जी क्यों कह के बुला रहे हैं मुझे पता नहीं। लेकिन इलेक्शन कौन कराएगा? यही चुनाव आयोग कराएंगे। और मतपत्रों के द्वारा अगर चोरी होती है तो उसके पकड़े जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वो चंडीगढ़ में के चुनाव से पता लग गया, वहां जो अनिल मसीह साहब थे रंगे हाथों पकड़े गए। कैसे? सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पे।
अगर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा तो अनिल मसीह साहब जो कर रहे थे वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा नियुक्त या कोई भी उपयुक्त काउंटिंग एजेंट होगा तो वो क्या करेगा? ये एक बहुत ही ज्यादा गूढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे ख्याल से भारत का कोई भी नागरिक दे सकता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की वजह से। मुझे अगर सीसीटीवी कैमरे में कैद ये मतलब नहीं लगाया जाएगा काउंटिंग के टाइम पे, मैं अभी एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। और नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होता है। आप ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी अगर फुटेज ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया, उसको शेयर नहीं किया गया, तो आप कह रहे हैं कि चोरी होने के उपराष्ट्रपति चुनाव साहब क्या कर रहे थे? अनिल मसीह साहब क्या करते पकड़े गए थे रंगे हाथों? और कैसे पकड़े गए थे? कैमरे में ही पकड़े गए थे ना। बिल्कुल। क्या करते पकड़े गए थे? वोट की चोरी करते हुए, बदलते हुए। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो नियुक्त करेंगे एक उपयुक्त, इसके लिए उपयुक्त ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो काउंट करेगा वो उपयुक्त व्यक्ति ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अपॉइंट करेंगे। तो दूसरी एक और बात है, दूसरे हमारे एक अमित शाह जी तो हैं, वो सब जानते ही उन्हें, बहुत सारे इलेक्शनों में उन्होंने ये अपने जो लोग होते हैं ना उन्हें आके बताते भी हैं, मुझे पता लग जाता है कहाँ अगर गुप्त भी है तो मुझे पता लग जाएगा, मैंने कोई ऐसा जुगाड़ कर रखा है। ऐसा अमित शाह जी के बारे में सच्चाई है या मिथ्या है, लेकिन ये फैलाई जाती है। तो डर के मारे अगर किसी की अंतरात्मा की आवाज होगी भी तो वो अमित शाह जी के जो प्रिय मेथड्स है ना, जो उनके बहुत प्रिय मेथड्स हैं जिसकी लंबी लिस्ट है, उससे घबरा के कोई भी व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज को कुचलने के लिए मजबूर होगा जो वोट नहीं देना चाहता होगा अमित शाह जी के और मोदी जी के कहने पे। ये है इसका डायनामिक्स जो इलेक्शन होने जा रहा है। अब इसको इसीलिए मेरा कहना यह है कि ये एक फॉर्मेलिटी है जिसमें कि सच्चाई और झूठ के बीच में एक लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, उसका एक और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। हालांकि जो उपराष्ट्रपति बनेंगे, जो भी बने, उनको सबसे पहला सवाल यही करना चाहिए कि क्या मेरी भी हैसियत, वैल्यू जगदीप धनखड़ जैसी होगी या उससे थोड़ी सी बेहतर होगी। मैं कुछ कार्य बिना हिज मास्टर्स वॉइस के भी क्या सोच भी सकता हूं? करूंगा तो नहीं। क्या मैं सोच सकता हूं कुछ अपने मन से? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे हम सब लोगों को डिस्कशन भी करनी चाहिए, बहस भी करनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, प्रधानमंत्री से भी अगर ऊपर है ये, अगर प्रोटोकॉल देखा जाएगा भारत का तो प्रधानमंत्री के पद से भी ऊपर है ये पद। तो क्या जगदीप धनखड़ साहब जैसे उपराष्ट्रपति आगे भी रहेंगे या वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वो राष्ट्रपति का भी की जगह पे भी एक्ट करते हैं? ये समझने की बात है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले सीसीटीवी कैमरे की बात की थी, अब मैं उस सवाल पर आना चाहती हूँ कि क्या आपको डर है कि जैसे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव चुराया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, कोई सजा नहीं मिली, क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुराने के चांसेस आपको लग रहे हैं? कि क्या इसकी पूरी संभावना है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को भी उसी तरह से चुराया जाएगा? मैं तो देखिए, मैं तो वकील हूं, अम्बेडकरवादी भी हूं, ईमान वाला, लेकिन मैं वकील भी हूं। तो मैं तो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और लॉजिकल जो बात तथ्यात्मक रूप से, क्योंकि मैं ट्रायल लॉयर हूं, सुप्रीम कोर्ट तो मैं जाता हूं, बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली जाता हूं, हाई कोर्ट्स भी जाता हूं, लेकिन मैं अपने आप को कहलाना पसंद करता हूं ट्रायल लॉयर। तो हमें फैक्ट्स और लॉजिक सबसे ज्यादा अच्छे ट्रायल लॉयर्स को समझ में आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्ट लॉयर्स बनते हैं उनसे भी ज्यादा। तो इन तीनों चीजों का मिश्रण, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉजिक का अगर मिश्रण करके मैं देखूं तो मैंने वही आपको अर्ज किया है कि इसमें अगर जो लॉजिकल बात है, जिसके लिए अभी बड़ी चर्चा भी चल रही है, और अभी आज एक सुप्रीम कोर्ट से प्रकाश अंबेडकर साहब की एक और केस खारिज हो गया है, जो हम मना करते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, फिर भी गए वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और महाराष्ट्र में जो राहुल जी ने और बड़ी
वोटों की गड़बड़ी की जो बात उठाई थी उसको एकदम क्रश कर दिया, और आज बीजेपी और आरएसएस के सारे कार्यकर्ता और जितने भी उनके स्पोक्स पर्सन हैं और जितने भी चैनल्स उनके द्वारा प्रायोजित चैनल्स जो उनके, सब राहुल गांधी जी को और जो एसआईआर की यात्रा है उसको खूब गाली दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बता के। खैर, तो लेकिन लॉजिक, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉजिक ये है कि अगर अमित शाह जी और मोदी जी के हाथ में कोई उपकरण है तो क्या वो उसको अपने हक में प्रयोग करेंगे या अपने खिलाफ? इतनी सी बात है बस लॉजिक की। नहीं तो अगर चुनाव में धांधली करने का कोई भी रास्ता मौजूद है मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में, नहीं, तो हम क्या तो ये वो, मान रहे हैं, जो आप जो कह रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि भाई अगर चुनाव को चुराने का जो हथकंडा है वो दोनों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के पास है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये काम हो रहा है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुराने की क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? क्या आपको लगता है, क्या महमूद प्राचा ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी उसी तरह से चुराया जा सकता है जैसे कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव चुराया गया? बिल्कुल। अगर मैं ये तब कह रहा हूं, पहले तो अंतरात्मा की आवाज को दबाने के लिए जो ये बहुत लोगों के मन में आ रही है ना बात कि चंद्रबाबू नायडू साहब, क्योंकि वो ये आंध्रा से आते हैं और जो आंध्रा के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो या कुछ भी हो, ईडी वीडी के डर से बोल भी रहे हैं लेकिन अंदर जाके वोट दे देंगे। तो अमित शाह जी की दहशत जो है ना, वो उन्होंने इतनी फैला रखी है कि वो कहते हैं मुझे पता लग जाएगा तुमने किसको वोट दिया। ऐसा वो भ्रांति फैलाई जाती है उनके बारे में। सच है या गलत है ये तो जब ही पता लगेगा जब सरकारें दूसरी आ जाएंगी, जब ये लोग इनके खिलाफ केस चलेंगे, अरेस्ट होंगे और जब इनकी इंटेरोगेशन। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी जैसे नेताओं के ऊपर अभी से ही दबाव बनाया जाता होगा प्रधानमंत्री और अमित शाह? नहीं, मोदी जी कहेंगे, नहीं, चंद्रबाबू नायडू जी को फोन करके मोदी जी और अमित शाह जी दोनों एक साथ कहेंगे कि देखिए चंद्रबाबू नायडू जी, ये तो हमने कैंडिडेट दिया है, आप अपनी अंतरात्मा से वोट करना। ऐसा लगता है मुझे तो। और यही वो अपने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बोलेंगे कि ये देखिए इसमें कोई 3 लाइन व्हिप नहीं होती है, आप अपनी अंतरात्मा से वोट करना। ऐसा बोलेंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक ख्याल मुझे ये भी आता है कि अमित शाह जी और मोदी जी या उनके जो द्वारा नियुक्त किए गए लोग होंगे वो ये कहेंगे अगर इधर उधर वोट दिया किसी ने भी तो हमें पता लग जाएगा, फिर अपनी हालत देख लेना। ये दो ही संभावनाएं हैं। अब आपके दर्शक ही चूज कर लें कौन सी वाली होगी, अमित शाह जी और मोदी जी के। अच्छा, ये तो अंतरात्मा की आवाज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप भी तो है ना एक। अनिल मसीह साहब ने जो एक रिकॉर्ड सेट किया और जो रिकॉर्ड पकड़ा भी गया, एक ही वजह से पकड़ा गया जिसके लिए हम एक ही पॉइंट हम उठाते थे कि 2 पॉइंट उठाते हैं हम। पेपर बैलेट, अभी आज ट्रम्प साहब ने भी बोला है, दोबारा बोला है, सबसे सस्ता, सुरक्षित, सबसे जल्दी और सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका मतपत्र द्वारा है चुनाव कराना। लेकिन उसमें भी धांधली करने की संभावना होती है। वो धांधली पकड़ने की जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कैमरा। ईवीएम में तो धांधली है, मतलब उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी ईमानदारी से चुनाव हो सके। ये ट्रम्प साहब ने तो अब कहा है, ये बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, ट्रम्प साहब ने झेला होगा वो किसी ना किसी रूप में, तो वो कह रहे हैं इस बात को। लेकिन इसमें किसी ट्रम्प साहब की या किसी एलन मस्क साहब की जरूरत ही नहीं है ये बात कहने के लिए। तो ये तो उतना सच है जितना आप नीलू और मैं महमूद हूं, और अभी शाम का समय, अभी सुबह का समय नहीं है, उतना सच है ये। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन मतपत्र द्वारा भी, ये दूसरा जो मैं आपको कह रहा हूं ना, चुनाव निष्पक्ष होगा या एकदम पक्षपाती होगा। अनिल मसीह जी का भी तो एग्जाम्पल है। अब क्या ये जो काउंटिंग होगी ये सीसीटीवी कैमरे में क्या के नीचे होगी या सीसीटीवी कैमरे के नीचे नहीं होगी? दूसरी बात, तीसरी बात, वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज क्या विपक्ष को, राहुल जी को, क्या खड़गे जी को, क्या दूसरे लोगों को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ये 3 विषय हैं। आपने जो ये तीनों विषय गिनाए कि भाई सीसीटीवी फुटेज सबसे मुख्यतः रूप से कि भाई बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो रहा है और होगा भी, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है। लेकिन क्या सीसीटीवी की फुटेज, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को इसकी डिमांड ऑलरेडी कर लेनी चाहिए? आप देखिए, हम लोग तो जो बताते हैं, विपक्ष अगर हमारी बात तुरंत ही सुन ले
तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, ये बात मैं बार बार बोल चुका हूं। अगर मतपत्र से चुनाव होते या जो मशीनें हैं उनको उसके जो इफेक्ट है, जो चोरी है, उसको कम करने के लिए हमारी बात सुन लेते, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि वो जेल में होते। ये बात तो मैं बहुत बार कह चुका हूं। वही बात अब है, विपक्ष हमारी बात सुनेगा नहीं। बाद में जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब कहेंगे हाँ ये होना चाहिए था, आओ अब हम इसके लिए आंदोलन करें। हमारा तो गला सूख गया नीलू जी, आपका, मेरा और प्यारेलाल गर्ग साहब का, देवा सायन साहब का, ये जस्टिस कोलसे पाटिल का साहब का, और कितने भाऊ साहब का, राजू पुरले, पता नहीं कितने लोग हैं, हमारा गला सूख गया। आंदोलन 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 आंदोलन, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। कुछ सबूत की जरूरत नहीं है। राहुल जी अगर ये सबूत ना भी देके आंदोलन शुरू कर देते ना, मतपत्र से चुनाव कराने के लिए या वोट की चोरी रुकवाने के लिए, तो इफेक्ट यही होता जो बिहार में आज नजर आ रहा है। वहां बीजेपी के गुंडों को भेजा जा रहा है उनकी यात्रा रोकने के लिए। इतनी दहशत है। जो उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी ना, उससे जबरदस्त, उससे ज्यादा बिना तैयारी के, बिना किसी तैयारी के रिस्पॉन्स आ रहा है बिहार में। यही बात तो हम बता रहे थे। जनता अपने आप आपको सर पे बिठा लेगी, अपने कंधों पे उठा लेगी। राहुल जी, आप विपक्ष के लोगों को आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो अगर सुन ही लेते बात, अगर सुन लेंगे तो अंतरात्मा की आवाज भी जाग जाएगी लोगों की। अभी तो ये भी नहीं पता कि रिस्क लेके मोदी जी और अमित शाह जी का रिस्क लेके अंतरात्मा की आवाज से लोग खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो पता लग गया तो क्या होगा। और पता नहीं भी लगा, इतना भी रिस्क ले ले तो जो गिनती करने वाले हैं वो इनवैलिड करके ही जिता देंगे, जैसे चंडीगढ़ में जिताया था अनिल मसीह साहब ने। आपने दो तीन मुख्य बातें बड़ी कही हैं अभी तक। आपने ये कहा है कि देखिए, विपक्ष को सीधा सीधा सीसीटीवी फुटेज की डिमांड अभी से ही कर लेनी चाहिए। 9 सितंबर अभी हम कहेंगे। और मतपत्र की भी, मतपत्र देखिए, मतपत्र भी महत्वपूर्ण होता है। जो हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, मतपत्र में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे पता लग जाएगा किसने वोट कहां दिया। जो गुप्तता है, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेसी है बैलेट की, उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रावधान है, ये दो चीजें कर ले विपक्ष, देखिए ये चुनाव जीता भी जा सकता है। क्योंकि यानी कि लोग राष्ट्रपति का चुनाव विपक्षी दल जीत सकते हैं अगर ये दो डिमांड्स रख ले। दो डिमांड, सीसीटीवी, ये दूसरी डिमांड है। पहली डिमांड है कि सीक्रेसी। अमित शाह साहब जो ये भ्रांति फैलाते हैं ना अपनी, चाणक्य वाली, मुझे सब पता लग जाता है और मैं पता कर लूंगा किसने किसको वोट दिया। तो मतपत्र की जो क्वालिटी है वो चेक करें पहले विपक्ष के लोग, उसके बाद जो काउंटिंग का प्रोसेस होगा उसको सीसीटीवी में कवर कराया जाए, और वो सीसीटीवी फुटेज जो है विपक्ष को उपलब्ध कराई जाए तुरंत। नहीं, लेकिन आपने ज्ञानेश कुमार का तो सुन लिया ना, उन्होंने कहा कि भाई हम सीसीटीवी फुटेज तो हम शेयर नहीं करेंगे। यहाँ महिलाओं की निजता का हनन हो जाएगा, ये तो है, मुझे पता लग गया था। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है, तो अब आपको क्यों लग रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज शेयर करेंगे? महिला सांसद भी तो वोट करेंगी ना उपराष्ट्रपति के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि सीक्रेसी रहनी चाहिए, किसने किसको वोट दिया। मैं इससे उल्टी बात कह रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जी गुप्ता जो हैं वो इतने होशियार नहीं है कि हमारी हमसे बहस कर सके, कर ले वो जिससे कर रहे हैं। ये तो मैं उल्टी बात कह रहा हूं। मतपत्र की छेड़छाड़ नहीं होगी, काउंटिंग काटने वाले व्यक्ति से किसी के क्रॉस नहीं लगा दिया जाएगा, जिसने जिसको वोट दिया है डबल वोट नहीं लगा दिए जाएंगे कि इस व्यक्ति ने तो 2 को दे दिया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सीसीटीवी फुटेज है, और अगर किसी ने 1 को दिया है तो वो 1 को ही मिला हो, ऐसा नहीं कि मिला किसी को और दिखा किसी को दे। वो काउंटिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उसके लिए सीसीटीवी कैमरा है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि इसमें बिल्कुल नकाब ओढ़ के वोट दें सब। बैलेट पेपर ऐसा हो जिससे नकाब ना उतार सके कोई, निजता का हनन ना हो, सीक्रेसी रहे। बैलेट की सीक्रेसी होती है, बंदा वोट देने जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी सीक्रेसी नहीं होती है। ये गुप्ता जी जो है ना, ये गुप्ता जी सीख के तो आते हैं अमित शाह जी से, लेकिन अमित शाह जी का दिमाग जो है ना इतना ज्यादा कामों में बिजी है आजकल। वो भी मुझे मजा नहीं आएगा वैसे अमित शाह जी का मुकाबला करते, मजा नहीं आ रहा है। जो उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी गुप्ता को, अमित शाह जी भी तो अपने आप को बनिया बताते हैं ना, वैश्य समाज से बताते हैं, तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख के दिया था ना, वो उसकी क्वालिटी अमित शाह जी के दिमाग के ऊपर मुझे अब थोड़ा सा वो हो रहा है, मजा नहीं आएगा उनसे मुकाबला करते हुए, क्योंकि उनका दिमाग भी कुछ कमजोर सा पड़ रहा है। नहीं, लेकिन
मुझे ये बात बताइए कि अनिल मसीह तो बैलेट पेपर पे टिक मार्क करते हुए नजर आ रहे थे उस सीसीटीवी फुटेज में, जो कि सबके सामने आ गया था। क्या कुछ इसी तरीके का काम, जो भी अनिल मसीह उस कुर्सी पे बैठा होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, क्या उससे ये काम करवाया जाएगा? क्योंकि ये बात तो नहीं मोदी जी और अमित शाह को भी नहीं पता नीलू है। जी, मैं इस बात की निंदा करता हूँ। के लिए मोदी वोट जी और अमित शाह जी ने आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो ईमानदारी से भरा हुआ ना हो। ना उन्होंने कभी झूठ बोला है कोई, ना वो कभी भी कोई भी गड़बड़ करने की बात सोच भी सकते हैं। अभी जो ये असम हाई कोर्ट के एक जज साहब है, मुझे तो पता नहीं उनका क्या अंजाम होगा। उन्होंने तो बड़ी तीखी टिप्पणी करके ऑर्डर कर दिया है कि मुझे ला के दिखाओ ये 3,000 एकड़ हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की गवर्नमेंट ने कैसे अडानी जी को दे दी। ये मोदी जी अमित शाह जी तो इतने ईमानदार आदमी है, 3,000 एकड़ ही तो दिया है, पूरा असम थोड़ी लिख दिया। अभी एक बार में अगर वो पूरा असम लिख देते तब तो बुरी बात होती। उस जज की हिम्मत कैसे पड़ी कि वो सवाल पूछ ले? आज उसने पूछ लिया ये सवाल कि देखिए, 3,000 इस देश में दो तरह के जज होते हैं, एक जज लोया और एक जस्टिस चंद्रचूड़, ये दो ही कैटेगरीज तो हैं। तो ये थोड़ा उस तरफ है, जज लोया की तरफ। तो वो तो यही कहेगा ना भाई, क्या क्या इज इट अ जोक। तो ऐसा ही काम जो मसीह साहब जैसे व्यक्ति या चंद्रचूड़ साहब जैसे होंगे काउंटिंग एजेंट, इसमें और कोई नहीं होगा। हाँ, मोदी जी कभी कहेंगे ही नहीं चंद्रचूड़ साहब से उन्होंने कभी कहा कुछ भी कि मैं आपको टाइप 8 का घर दे रहा हूं? कहा उन्होंने? तो दे दिया। ईमानदारी वाला काम किया है ना। चंद्रचूड़ साहब तो डिजर्व करते हैं गाड़ी का नंबर भी और टाइप 8 भी रिटायर होने के बाद। कोई मोदी जी और अमित शाह जी ने गलत काम किया? आज तक कुछ नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकते ना वो तो, और इसीलिए यहां भी नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आप ये वो बताइए कहेंगे कि हम राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि वोटर्स जो है हमारे साथ नहीं है, सब हमसे अंदर अंदर तो बीजेपी के लोग भी चिढ़ते ही है ना। स्वामी साहब ही तो बोल पा रहे हैं, चिढ़ते तो सभी हैं इन दोनों से। उन लोगों को छोड़ के जो अडानी अंबानी जी के साथ मिलकर पैसे नहीं कमा रहे हैं, बाकी सब कौन खुश है इनसे? तो अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो वोट चोरी के आरोपों के बीच ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, अगर इस तरीके के नारे विपक्ष लगा रहा है तो फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में शिरकत करने की भी क्या मतलब है? और अगर जो आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भी चुरा कर अगर जीतेगी एनडीए, तो फिर फायदा क्या है ऐसे चुनाव का? मैं आपको कह रहा हूं ना, मोदी जी ने अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग कितनी बार बुलाई है आज तक? क्योंकि सारे के सारे उनके साथ, सारे के सारे साथ है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको मौका मिल जाए बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो भी तो बैठे बेचारे, वो भी तो सालों साल के बैठे हैं। मोदी जी के ऑफिस से ही सब कुछ डिसाइड होता है, किसी की कोई ताकत नहीं है। कभी तो जमीर जागता होगा ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी। हम भी तो वन अमंग्स द इक्वल्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी जी, हम भी तो हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सारे फैसले पीएमओ से क्यों होते हैं, अमित शाह जी के घर से क्यों होते हैं? तो ये मौके होते हैं कुछ सबक सिखाने के, तो अमित शाह जी सिखाने देंगे? तो इसलिए बैलेट पेपर की सीक्रेसी, क्योंकि पेपर कैसा है इस डर से कि वो कह रहे होंगे ना, अभी क्या क्या अंदाजा लगाए हम कि बीजेपी के सांसदों को ये कह रहे होंगे मुझे पता लग जाएगा कहां वोट दिया, ध्यान से देना। तो अगर हमने सीक्रेसी मेंटेन कर ली तो फिर हरा सकते हैं बीजेपी के सांसद भी खिलाफ वोट देके, एनडीए के सांसद। मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी का कोई सांसद वोट नहीं देगा, जगन मोहन रेड्डी साहब नहीं देंगे ना, कम से कम जो ये एनडीए के समर्थक है ना, ये तो 100% नहीं देंगे। वो हार तो वैसे ही गए चुनाव, लेकिन दो चीजें हैं, सीक्रेसी और काउंटिंग, ये इंश्योर करा ले तो इसमें भी दम आ सकता है चुनाव में। वरना तो इसका फोरगॉन कंक्लूजन है, अगर धांधली हुई, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत जाएंगे, वरना हार भी सकते हैं, ये मेरा कहना है। और हारने की बड़ी प्रबल संभावना है, लेकिन ये दो चीजें इंश्योर करनी होगी। नहीं, लेकिन आप नंबर्स अगर देखें तो नंबर गेम में तो वैसे ही संख्या बल विपक्ष के साथ है नहीं। एनडीए की है, बीजेपी की नहीं है, एनडीए की ही है। तो एनडीए के सारे घटक दल अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उल्टा जस्टिस रेड्डी के साथ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसे में जस्टिस रेड्डी जीत जाएंगे और फिर आप समझ लीजिए क्या होगा, कितनी देर सरकार चलेगी।
ये हर एक व्यक्ति कोई रेड्डी साहब थोड़ी धनखड़ साहब हैं, क्योंकि ये तो अपने दम पे जीत के आएंगे ना, उनको थोड़ी कह सकते होंगे कि हमने तुम्हें जिताया था। हालांकि जिताया कोई किसी को नहीं होता, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जीत गया जो भी व्यक्ति। अब क्या मोहन भागवत जी, संजय जोशी जी, अडवाणी जी, ये उमा भारती जी क्या मोदी जी से कह सकती हैं कि हमने तुम्हें बनवाया था, वरना तुम्हारी क्या हैसियत थी हमारे सामने? कह सकता है कोई? तो बन गए ना, एक संवैधानिक प्रक्रिया से बने। क्या है, उन्होंने धोखाधड़ी की बहुत सारे इलेक्शंस में, वो एक अलग बात है, वो एक लंबा विषय है, वो हमारे इल्जाम है, उन पे रहेंगे। लेकिन एक बार वो संवैधानिक प्रक्रिया से बन गए, अब क्या वो अडवाणी जी को बात भी करेंगे? हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन धनखड़ साहब थे, उन्होंने मान ली, बीमार पड़ गए बेचारे, अब कहाँ है पता नहीं। मुझे तो एक ये भी बड़ा शक हो रहा है, कई लोग पता नहीं बोल रहे हैं सच है या गलत है, धनखड़ साहब के जाने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि उन्होंने जो मलिक साहब थे ना, गवर्नर साहब, उनकी सेहत के बारे में बड़ी चिंता करना शुरू कर दिया था। शायद समाज की तरफ से दबाव आया होगा, तो वो ये कह रहे थे इनको बेस्ट जो है मेडिकल हेल्प दिलवानी है। एक वजह ये भी दिमाग में आ रही है कई लोगों के, मुझे कई लोग बोल चुके हैं बात। तो अब ये तो सब बातें तब की है ना जब कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, एक टाइम आएगा। वरना अब अगर हम जो बातें सब जगह हो रही हैं वो हम भी कर लें 2 मिनट के लिए, सभी चैनल्स पे जो हो रही हैं। रेड्डी साहब बेशक संवैधानिक रूप से देखा जाए तो कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक न्यूट्रल आदमी है जो किसी पार्टी के नहीं है, ऑस्टेंसिबली तो कम से कम एक न्यायविद है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाइस प्रेसिडेंट का पद भी होता है, और पार्लियामेंट की जो राज्यसभा की कार्रवाई भी चलानी होती है। राज्यसभा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता ही है, उसमें बहुत सारे फैसले भी करने होते हैं जो कि संविधान सम्मत होने चाहिए। तो उस हिसाब से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, कुछ तस्वीरें आ रही हैं अभी। जस्टिस रेड्डी अभी दिल्ली पहुंचे हैं और तमाम इंडिया दल के जो लोग हैं उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए पूरा इंडिया अलायंस के अलग अलग लीडर्स उनको उनका स्वागत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में ये देखिए नासिर हुसैन है और रजनी पाटिल है, राजीव शुक्ला दिख रहे हैं। जस्टिस रेड्डी को माला पहनाई जा रही है, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कल 1 बजे सेंट्रल हॉल में सारे इंडिया अलायंस के लीडर्स जस्टिस रेड्डी से मिलेंगे, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि जो भी वीपी कैंडिडेट होता है वो सब लोगों को, सब सांसदों को नहीं जानता, तो ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि उनका 1-to-1 करवाया जाए, सबसे वो मिले। आज एनडीए ने मिस्टर राधाकृष्णन से एक मीटिंग रखवाई थी और कल इस काम को इंडिया अलायंस करेगा। लेकिन मैं वापस उसी बात पर आती हूँ जिसको लेकर लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए। जस्टिस रेड्डी के कैलिबर पर, उनके मेरिट पर तो कोई सवाल ही नहीं। और जहां तक उनका बैकग्राउंड है, एक सेक्युलर बैकग्राउंड के हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड के जस्टिस मिस्टर राधाकृष्णन माने जाते हैं। तो ये तो 2 आइडियोलॉजीज की बैटल है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। लेकिन क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, मैं तो चुनाव चोरी से ही परेशान हूं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि, और अंत में मेरे लास्ट के 2 सवाल हैं आपसे, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव चुराया क्या जाएगा, चुराने की क्या संभावना है, और अगर है तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? मेरा फाइनल सवाल है जी। उसका जवाब तो मैं दे ही चुका हूं, दोबारा दे देता हूं। मोदी जी और अमित शाह जी कभी भी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिसमें इतनी सी भी कोई भी बेईमानी हो। ये तो सब जानते हैं ना वोट ना नोट ना कोई, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते ना, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है, ये तो सेवा करने पैदा हुए। इन्होंने कोई ना काम किया है गलत, आज ना करेंगे कभी भी, ये तो गिवन है। लेकिन एफिशिएंट मोदी, ये अमित शाह जी बहुत हैं, अगर वो करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि डर नहीं है उनको, कानून तोड़ने का बिल्कुल डर नहीं होता हूं। तो ये तो है पहले सवाल का जवाब। मैं एक पॉइंट भूल गया था, सीक्रेसी का, जो ये अमित शाह जी का जो मिथ बनाया जाता है ना, पता लग जाएगा, वो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है। राजीव शुक्ला जी की शक्ल देख के मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ आपने फोटो दिखा दिया, मुझे आइडिया आ गया कि ये जो स्लीपर सेल्स है ना, इनका भी धमकी देते हैं अपने सब लोगों को। मेरे अंदर तक लोग हैं जिसने बात करके क्रॉस वोटिंग की, मुझे तुरंत पता लग जाएगा। ये मुझे राजीव शुक्ला जी की शक्ल देखते ही याद आ गया। तो इससे भी बचना पड़ेगा। ये अगर 2 चीजें अब भी हैं, लेकिन स्लीपर सेल्स को भी ध्यान से रखें, स्लीपर सेल्स को इस सारी इलेक्शन की प्रक्रिया से दूर रखें। इनके सामने तो जो टॉप लीडरशिप है ना,
इंडिया गठबंधन की वो रोती रहे यार हम तो हार गए। स्लीपर सेल्स को तो बिल्कुल कहें तुम ये लो आज रात पार्टी करो, यहाँ पे तुम्हारे लिए हमने बंदोबस्त कर रखा है, तुम पूरा इंजॉय करो, हम हार चुके हैं, कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की, तुम घर जाओ सो जाओ। इनको बाहर कर दें फिर ऑपरेशन करें। ना यही इंफॉर्मेशन दे देंगे, तुरंत डायरेक्ट टेलीकास्ट कर देंगे स्लीपर सेल्स ही कि भाई वो और वो। धनखड़ जी की जैसे खबर मिली थी ना, जयराम रमेश जी ने दी थी, यहां बड़े बन रहे हैं वो और कपिल सिब्बल साहब कि हम तो उनसे बात कर रहे थे, और उधर बता रहे थे अमित शाह जी को। ऐसा भी तो है ना इल्जाम कि भाई देखो धनखड़ जी को हमने, अमेरिका में सिस्टम होता है ये, वैसे ये एफबीआई इस्तेमाल करती है, वो एजेंट प्रोवोकेटिव्स भेजती है गैंग्स के अंदर ना, वो एफबीआई के एजेंट भेजती है। वो जैसे ये पकड़े गए थे ना हमारे एक यहाँ से जो रॉ के एजेंट बताते हैं अपने आप को, यादव साहब पकड़े गए थे ना, वो इसी तरह पकड़े गए थे। उन्होंने जिसे एंगेज किया था शूट करने के लिए, जो एलिगेशंस हैं, वो एफबीआई का एजेंट था। तो एजेंट प्रोवोकेटिव के तौर पे जाते हैं, वो उकसाते हैं धनखड़ साहब को जाके। इन्होंने जैसे अब मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जो स्लीपर सेल है हमारे, इन्होंने जाके मोदी जी और उनके खिलाफ बोला यार तुम्हारी इज्जत नहीं, कोई नहीं। कपिल सिब्बल साहब भी बताते हैं और ये भी जयराम रमेश साहब भी, और उधर बता रहे होंगे कि हम जाके चेक करके, ड्यूटी ये लगी थी इन दोनों की कि धनखड़ साहब इधर उधर तो नहीं हो रहे। तो जैसे ही उनको खुद ही जाके बरगलाया और खुद ही इन्फॉर्म करके अपने नंबर सुरक्षित कर लिए मोदी जी और अमित शाह साहब की तरफ। तो स्लीपर सेल्स का ये काम होता है। हमने ये बहुत सारे खेल देखे हैं, कांग्रेस के अंदर ही देखे हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं। अहमद पटेल साहब के टाइम में ये बहुत काम होते थे। अंदेशा है, यानी कि आपको पूरा अंदेशा है, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि आपको पूरा अंदेशा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी पूरी तरह से चुराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ना चंद्रबाबू नायडू इस समय बीजेपी के साथ है और ना नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, और ना कोई और घटक दल, चिराग पासवान जी हो, वाईएसआर साहब हो, ये जो इंडिपेंडेंट भी तो बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो कोई नहीं है इनके साथ, हो ही नहीं सकता। बीजेपी के अंदर खुद अमित शाह जी और मोदी जी से लोग नाराज हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं आपको ये बता सकता हूँ बात, इसमें कोई मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। ये चुनाव भी जीता जा सकता है, इसलिए मैं आपको इतनी मेहनत करके ये मैं इतनी सारी बातें आपके इंटरव्यू में कह भी रहा हूँ, और आप भी इतनी ध्यान से कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंडिया गठबंधन के मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल पे बोल रहा हूँ, ये सेकंड लेवल पे तो फिर स्लीपर सेल्स ही हैं सारे, अगर वो ध्यान दे लें तो ये चुनाव जीता जा सकता है। और उसके बाद क्या असर होगा बिहार के चुनाव पे और आने वाले सरकार के ऊपर, इसको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेहनत लगेगी। स्लीपर सेल्स, सीक्रेसी ऑफ बैलेट, पेपर बैलेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पेपर बैलेट बदल तो नहीं लिए जाएंगे, हॉलमार्क होते हैं पेपर बैलेट। मैं आपको यही बता रहा हूं ना, ये इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर जो एक सुरक्षित करने का तरीका होता है ना पेपर बैलेट को भी, वो हम जब पेपर बैलेट भारत में लागू होंगे तो हम वो सारे तरीके बताएंगे, पेपर बैलेट को भी कैसे सुरक्षित किया जाना है कि उसमें अब वोट स्टफिंग या वोट एक्सचेंज ना हो सके, पेपर बैलेट बदले ना जा सके, वो सब तरीके हम जानते हैं। तो अगर अब भी किसी को कुछ हमसे पूछना है तो हम लोग तो अवेलेबल हैं। किस प्रकार से, अगर ये प्रपोजल तो करें, देखिए दुनिया के सामने आ जाएगी 100% बात। आप हमारे वाले बताए हुए वोटर सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए और जो जैसे वोट काउंट जो दिए गए हैं वैसे काउंट करने के लिए तरीका हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। अगर सीख के प्रपोजल ही रख दें इंडिया गठबंधन के लोग, तो देखिए चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे नहीं हम ये सब नहीं करेंगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूं इस बात की, प्रपोजल हम बना के दे देंगे। और बताइए आप, मैं पब्लिक डोमेन में अभी बताऊंगा तो फिर उसके लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये मैं बता सकता हूं बात जिससे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी जीता जा सकता है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि नाराज बहुत है मोदी जी और अमित शाह जी से सब, ये बात है। चलिए महमूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉक।